सभी को नमस्कार। देखो, आप सब लोग फतेहपुर के किसान हो और नमामि गंगे योजना से जुड़े हो और प्राकृतिक खेती सीखने आए हो, ठीक है ना। तो अंदर जो है क्लासरूम में कुछ बातें मैंने बताई और उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि हमें धरती माता को ठीक करना है, ठीक है ना। खेती का संबंध, हम बीज कोई भी बोएंगे तो ज़मीन में बोएंगे तो बीजा जमेगा ज़मीन से और प्रारंभ में वो ज़मीन से कुछ मटेरियल लेता है, कुछ पोषक तत्व लेता है। फिर जब बड़ा हो जाता है, उसकी कैनोपी ठीक हो जाती है, तो फिर वो सूरज की रोशनी से भोजन बनाता है। कोई भी फसल, कोई भी पौधा 5% ऊर्जा लेता है ज़मीन से और 95% ऊर्जा लेता है वो जलवायु से, ठीक है ना। तो जलवायु से उसको मिलता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। जमीन से मिलता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम। ये सब 16-17 पोषक तत्वों में से 13-14 पोषक तत्व मिलते हैं जमीन से और 3 पोषक तत्व मिलते हैं हवा से। तो वो जो 13-14 पोषक तत्व हैं, उनका जो कंपोजिशन है प्लांट में वो मात्र 5% का रहता है और जो वायुमंडल से लेता है पौधा, उसका कंपोजिशन, उसका हिस्सा रहता है 95%। तो जमीन का ठीक होना और जलवायु का ठीक होना, दोनों चीजें जरूरी हैं। तो जमीन में हमें ह्यूमस बढ़ाना है, ह्यूमस बढ़ा के कर देना है 0.3% से 1%। तो प्राकृतिक खेती में पहला सिद्धांत ये कि हमें जमीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ानी है। दूसरा, चूंकि पौधा 95% ऊर्जा लेता है जलवायु से, तो जलवायु को भी ठीक करना है। जलवायु का मतलब है जल और वायु। जल मतलब जलाशय, जल मतलब पानी, चाहे हवा में पानी हो, चाहे जमीन की नमी हो, चाहे भूगर्भ जल हो, चाहे जलाशय हो। तो अपने क्षेत्र में पानी की मात्रा को बढ़ाना। और वायु का मतलब है जंगल। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है कि जो जीव है, जीव, आदमी, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, वो ऑक्सीजन लेता है और क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो वनस्पतियां होती हैं वो क्या करती हैं? वो जीवों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और वो क्या छोड़ती हैं? ऑक्सीजन। तो देखिए आप, हमने जो छोड़ा वो वनस्पतियों ने लिया और वनस्पतियों ने जो छोड़ा हमने लिया। यानी कि जीवों का वनस्पतियों का एक संबंध है, ठीक है ना। तो हम जलवायु की बात जब बात करते हैं तो जल माने जलाशय और वायु माने जंगल। तो खेत में जलाशय हो और खेत में जंगल हो और जमीन में ह्यूमस हो, काम हो गया। अब जमीन में ह्यूमस नहीं है, हमारे खेत के आसपास कहीं कोई जलाशय नहीं है, हमारे खेत में 10, 20, 25, 50 पेड़ नहीं है, तो न पानी है, न जंगल है, न जमीन में ह्यूमस है। और इसके बाद हम कहते हैं प्राकृतिक खेती करनी है, खेती में आमदनी बढ़ानी है, हमें समृद्ध किसान बनना है। तो किसान समृद्ध कब बनेगा? जब जमीन में ह्यूमस होगा, जमीन में पानी होगा और जमीन के ऊपर जंगल होगा। वैसे भी इस जमीन को जब हम माँ कहते हैं तो राष्ट्रीय जो लक्ष्य है कि किसी भी गांव में, अगर किसी गांव में 100 हेक्टेयर जमीन है तो 5 हेक्टेयर में जलाशय
होना चाहिए, पहले कभी हुआ करते थे। तो अब कब्जे हो गए, पट्टे हो गए और पुरपुरा गए, खत्म हो गए। तो 100 हेक्टेयर में 5 हेक्टेयर में जलाशय होने चाहिए और 25 से 30 हेक्टेयर में जंगल होने चाहिए। जहां जलाशय होंगे और जंगल होगा वहां ह्यूमस इतना कम होता ही नहीं जितना आज कम हो गया। तो ये जमीन को जब मां कहते हैं, मां का मतलब है जिंदा, मां का मतलब है ये जिंदा है। जिंदा किसकी बदौलत है? ये धरती माता जिंदा है इसलिए क्योंकि इस मां के अंदर लाखों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। कुछ जीव हमको दिखते हैं, कुछ जीव हमको दिखते आंखों से नहीं है। तो जो जीव नहीं दिखते उनको कहते हैं सूक्ष्म जीव, और स्थूल जगत में जो हमको आंखों से दिखता है वो माया बहुत छोटी सी है, और जो माया परमात्मा की नहीं दिखती वो बहुत बलशाली है। तो जमीन में जो जीव नहीं दिखते उनकी बहुत पावर है, वो बहुत पावरफुल हैं, उनके बिना कुछ हो नहीं सकता। जैसे दही जमाना है, आपके घर में दूध है और दही जमाना है, तो बिना जामन के जम जाएगा क्या? आप समझिए, 5 किलो दूध है, 5 किलो दही जमाना है, लेकिन 1 चम्मच जामन की जरूरत है। जामन है छोटी सी क्वांटिटी, लेकिन उसके बिना दही, आपको जलेबी बनानी है तो जो मैदा भिगोगे उसमें खमीर उठना जरूरी है। बिना खमीर के जलेबी, खमीर क्या है? सूक्ष्म जीव है, फंगस है एक। और दही को जमाने वाला जामन क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो सूक्ष्म जीवों की वजह बिना इस धरती में कुछ भी नहीं है। यहां तक कि आपको कहा जाता है कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर है। किसी को बीमारी लगती है तो बीमारी क्यों लगती है? तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो। तो कैसे करोगे? कहते हैं मट्ठा खाओ, सिरका खाओ, काढ़ा पियो, देसी चीजें खाओ, ताकि हमारे शरीर, जैसे जमीन में जीवाणुओं का खेल है ऐसे हमारे शरीर में सूक्ष्म जगत का जो खेल है वो सब जगह विद्यमान है। गांव में तालाब का पानी साफ रहे, ये लाभदायक पानी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत ही पानी साफ रह सकता है। हमको कोई बीमारी ना हो तो इसका मतलब हमारे शरीर में बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे तो हमको कोई बीमारी नहीं होगी। तो जमीन में जो जीवाणु होने चाहिए वो हमने मारे हैं जानबूझ करके। इस जमीन में कई बार हमने केंचुआ को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, भूमि शोधन के नाम पर हमने नाना प्रकार के फसल सुरक्षा रसायन जमीन में डाले। तो जब हमने इस जमीन में केंचुए, उसको दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड डाला तो क्या करेगा? वो जिसको मारना था उसको मारा और जिसको नहीं मारना था उसको भी मारा। जब जमीन में गया तो जमीन में तो सबको मारेगा वो, तो सब मर गए। और जब जमीन के जीवाणु मर गए तो जमीन का जो रोल था वो कमजोर होने लगा। जमीन जो दे सकती थी वो कम अब नहीं दे पा रही है। जमीन में जो बायोमास पड़ा है उसको डिकम्पोज करके जीवांश में नहीं कन्वर्ट कर पा रही है। और आज प्राकृतिक खेती का युग आया। तो प्राकृतिक खेती में सबसे ज्यादा बताया जाता है जीवामृत, 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 जीवामृत। पूरे देश में जिन किसानों को प्राकृतिक खेती में जोड़ा गया उनको एक कहानी बताई गई, जीवामृत। और जीवामृत के बारे में क्या बताया गया? मेन कहानी कि जमीन में कितने प्रकार के माइक्रोब्स हुआ करते थे जो सॉइल को हमारी जिंदा बनाए रखते थे, वो कहानी नहीं बताते। आधी अधूरी कहानी बताते हैं कि एक ड्रम लो,
10 किलो गाय का पेशाब लो, 10 किलो गाय का गोबर लो, 100 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लो, 1 किलो बेसन लो, 1 किलो गुड़ लो और 72 घंटे में जीवामृत बन गया। फिर इसको ले जाइए, पानी के साथ बहाइए, पहले सिंचाई में फिर बनाइए, फिर दूसरे पानी में फिर बनाइए, फिर तीसरे पानी में। मैं क्या कहता हूं, देश में आज 80% किसानों के पास गाय नहीं है। अगर जीवामृत गाय के गोबर से और गौमूत्र से बनेगा तो ये मान लीजिए कि 80% देश के लोग ये प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। अब 20% जिनके पास गाय हैं वो गौमूत्र और गोबर तो मिल जाता है, गौमूत्र को इकट्ठा करने के लिए हमें पक्का फर्श बनाना पड़ता है। तो गाय जो प्राणी है, जिसको हम मां कहते हैं, वो उसको कच्ची जमीन में बांधना चाहिए, लेकिन हमने पेशाब इकट्ठा करना है। हमारा स्वार्थ देखिए, मनुष्य कितना स्वार्थी है। हे मां, मुझे तुम्हारा गौमूत्र चाहिए, तो मैंने क्या किया, उसके नीचे 10,000 का सीमेंटेड कंक्रीट का फर्श बना दिया। गाय उसमें स्लिप हो जाती है, वो घूम नहीं पाती है, वो डर करके खड़ी रहती है, वो सहज महसूस नहीं करती, वो तकलीफ में है। और तकलीफ में जब गाय है तो उसके गौमूत्र में क्या है, तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का आशीर्वाद कब अच्छा मिलता है, जब गाय प्रसन्न होती है। पौराणिक कथाओं में एक नंदिनी नाम की गाय है जो ऋषि वशिष्ठ के यहाँ पली है। राजा दिलीप की सेवा हुई, खीर खिलाई गई, तो राजा दिलीप का ललचा गए उस गाय का दूध देख करके। तो उन्होंने क्या कहा ऋषि से कि ऋषि, ये गाय हमको दे दो चलते समय। ऋषि ने कहा कि ये गाय आपको हुजूर नहीं दे सकता, और राजन, मेरा तो यही गाय है जो कुछ है मेरे जिंदगी में, और कुछ नहीं है। तो राजा दिलीप ने कहा कि देखो, प्रेम से दे दो, नहीं तो मैं छीन करके ले जाऊंगा। तो पौराणिक कथाओं में एक वर्णन है कि गाय, नंदिनी नाम की गाय, राजा दिलीप से कहती है कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूं। तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती का जब भी शब्द आएगा, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, तो विनोद कुमार सचान कहते हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मतलब है देश का किसान अब ट्रैक्टर को छोड़े और बैल से खेती करे। देश का किसान अब भैंस से थोड़ा दूरी बनाए, गाय का दूध पिए, और जब गाय बचेगी, गाय कब बचेगी, जब हमको दूध का लालच होगा और बैल का लालच होगा, तब गाय हम बचा पाएंगे। गाय पेशाब और गोबर से तो नहीं बचेगी। कभी सोचना, मैं बुद्धिजीवियों से पूछता हूं कि क्या गाय को कोई व्यक्ति गोबर और गौमूत्र के लिए पालेगा, तो उत्तर मिलेगा नहीं। तो मैं फिर कहता हूं, जब गौ माता का याद आए तो गौ माता के बछड़ों की भी बात करना, गौ माता के दूध की बात करना। आज गांव में दूधिया भैंस का दूध 50-60 रुपए लीटर लेता है, और दुर्भाग्य से किसी किसान के पास गाय है और 4 लीटर दूध देती है, तो उसका दूध 28 रुपया, 30 रुपया, 25 रुपया, 32 रुपया ही लेता है। अब आप समझना, हम सनातनी लोग गाय को मां कहते हैं, गाय के दूध को अमृत कहते हैं, भैंस के दूध को हम जहर बताते हैं, लेकिन जहर हम खरीदते हैं 70 रुपया लीटर, और अमृत खरीदने का जब नाम आता है तो कहते हैं 30 रुपया में मिलेगा क्या। ठीक है ना। चलिए, जीवामृत का मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि जमीन के जो जीवाणु मैंने मारे हैं पिछले 40 सालों में जाने अनजाने, वो कौन से जीवाणु हैं, कहां मिलेंगे, तो मेरा अपना मत है कि वो जीवाणु जंगल में मिलेंगे। तो जंगल की मिट्टी से लाए गए बैक्टीरिया का संवर्धन करके मैंने जीवामृत बनाया है। ये चिरगांव में रखा है और मेरे फार्म हाउस में रखा है। फार्म हाउस में रखे हैं कम से कम 22-24 ड्रम ऐसे। हर रोज 2-4 किसान आते हैं और ले जाते हैं, और जो किसान इस जीवामृत को ले जाते हैं, ये जीवामृत देखिए आप, ये जब बनेगा
उसका कलर ऐसा होता है। ये जीवामृत आपको हर पानी में नहीं डालना। ये जीवामृत आप यहां से 2 लीटर ले जाएंगे, अपने घर में कितना बनाएंगे? जैसे 200 लीटर का ड्रम है। जिस किसान के पास 2 एकड़ जमीन है वो केवल 50 लीटर बनाएगा, लेकिन बनाएगा 200 लीटर के ड्रम में, क्योंकि छोटे जानवरों की पहुंच से दूर रहे। अगर छोटा सा ड्रम होगा, बाल्टी में बना लिया, किसी कुत्ता बिल्ली ने पी लिया तो मर जाएगा। इसलिए ड्रम हमेशा 200 लीटर का ही होगा। हमारा वाला जीवामृत ये 2 लीटर ले गए, अपने ड्रम में डाल दिया, और 50 लीटर बना रहे हैं तो 50 लीटर पानी भर दिया, 100 लीटर बनाना है तो 100 लीटर पानी भर दिया, 200 लीटर बनाना है तो 200 लीटर पानी भर दिया। अब जो 200 लीटर बनाएगा तो 200 लीटर के ड्रम में ये 55 से 60 दिन में बन जाना है। इसको भोजन क्या चाहिए? इसको 28 किलो भोजन चाहिए। 14 किलो आटा, 14 किलो गुड़, या 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा, या पूरा 28 किलो चीनी, या पूरी 28 किलो गुड़। कोई जरूरी नहीं, आपके पास पैसे हैं आप गुड़ और चीनी खिला सकते हो, आटे की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना? 200 लीटर बनाएंगे तो हमारी 2 महीने की खुराक कितनी हुई? 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़। 100 लीटर बनाओगे तो 14 किलो चीनी या 14 किलो गुड़। 50 किलो बनाओगे तो 7 किलो गुड़ या 7 किलो चीनी। 2 महीने में बन जाएगा। तो क्या हुआ, आप 2 लीटर ले गए और 50 लीटर बनाना था तो आपने इसमें 1 टाइम 7 किलो चीनी डाल दिया। डेली हिलाते रहना, 55 दिन में रेडी हो जाएगा। 100 लीटर बनाना है तो 4 लीटर ले गए हमसे और 55 दिन में बन जाएगा 14 किलो चीनी डाल करके। 200 लीटर बनाना है तो हमसे आप 5 ही लीटर ले गए, लेकिन अब आपको हो सकता है 65-70 दिन लगे। सिंपल सी बात है कि इसको 200 लीटर में 28 किलो भोजन चाहिए, लेकिन 60 दिन बीत गए, अभी ये उपयोग में नहीं आ रहा है, अभी मेरी फसल को 2 महीना बकाया है। क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा फसल की बुआई के, रोपाई के पहले जमीन में करना है, खड़ी फसल में नहीं डालना, ध्यान रखना। फसल बोने के पहले इसको जमीन में इनॉकुलेट करना है जीवाणुओं को। मैंने बोला इनके पास अपने यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं है। ये जमीन में जो बायोमास पड़ा है उसके साथ क्रिया करके उसको विघटित करेंगे और ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, लास्ट में जीवांश बनेगा। तो जीवांश ही फसलों के काम आना है। यानी खेत में जो संसाधन उपलब्ध है उन्हीं से ये एनर्जी बना करके फसलों को देंगे। तो मैं अभी क्या कहता हूं, किसी देश के किसी किसान को एक दाना फास्फेट खरीदने की जरूरत नहीं है और पैदावार घटेगी नहीं। ना पोटास खरीदनी है, ना जिंक खरीदना है, लेकिन हाँ नाइट्रोजन, फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। और चूंकि ह्यूमस नहीं है, खेत में कम है, तो नाइट्रोजन नहीं है तो पौधा बढ़ेगा नहीं। तो जब बढ़ेगा नहीं तो यील्ड घटेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा जीवामृत बना के डालिए, लेकिन 2 साल 3 साल तक नाइट्रोजन का प्रयोग करते रहिए, बायोमास खेत में मिलाते रहिए। जिस दिन आपके खेत में ह्यूमस की मात्रा 0.891 हो जाएगी, उस दिन से आपको यूरिया का भी प्रयोग बंद कर देना है। अब इस बात पर हमसे लोग कहते हैं सचान साहब ये कैसी प्राकृतिक खेती हुई? तो मैं एक ही चीज कहता हूं, किसान अगर उसका उत्पादन गिरेगा तो हमारी कोई बात नहीं मानेगा। मैं वो चीज बताता हूं कि आपकी पैदावार ना गिरे बल्कि बढ़ जाए। अब जो मैंने बताया कि आप जीवामृत हमसे ले गए, जीवामृत बनाया, बरसात का सीजन आया, बरसात में अपने हर खेत में
20 लीटर डालना है केवल 1 एकड़ में। जैसे 200 लीटर का ड्रम 10 एकड़ वाले किसान के लिए पर्याप्त है। और अभी जो सिखाया जा रहा है वो क्या सिखाया जा रहा है कि एक ड्रम बनाइए, 1 एकड़ पानी की सिंचाई के साथ बहाइए, फिर बनाइए, फिर दूसरी सिंचाई में बहाइए, फिर बनाइए, फिर तीसरी सिंचाई में बहाइए। अब योजना में जुड़े हुए लोग, क्योंकि योजना से कुछ लाभ मिलता है इसलिए जुड़े रहते हैं, लेकिन गाय का गोबर का पेशाब का जीवामृत नहीं बनाते, क्योंकि कितने झंझट है। 80% लाभार्थियों के पास तो गाय है नहीं, तो पेशाब किससे मांगने जाएं। और 20% के पास गाय है तो वो पक्का फर्श नहीं है, तो गाय का यूरिन कैसे कलेक्ट करें। और अगर यूरिन कलेक्ट करने की भी व्यवस्था है तो वो ये सोचते हैं कि एक ड्रम बनाऊं, फिर घर पर बनाऊं और 2 किलोमीटर खेत तक ले कैसे जाऊं ड्रम। तो वो असहज महसूस करते हैं और योजना में सुन लेते हैं, हाँ हाँ करते हैं, लाभ लेते हैं, लेकिन जीवामृत नहीं बनाते। हमारे साथ देश के ऐसे लाखों किसान हैं जो ये वाला जीवामृत गौमूत्र गोबर वाला बनाया और वो क्या कहते हैं कि सचान साहब मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे घाटा हो गया। क्योंकि उसमें कोई लाभ का विज्ञान ही नहीं है, घाटा तो होना ही है, उसकी कोई साइंस नहीं है, उस जीवामृत में कोई दर्शन नहीं है। केवल एक ही चीज है, गौमूत्र गोबर। तो मित्र मैं फिर बता दूं, गाय के गोबर में जो जीवाणु होते हैं वो अब गोबर, गाय ने जब गोबर कर दिया तो उसमें थे, लेकिन अब उनका इस दुनिया में कोई रोल, क्योंकि अगर उनका रोल होता तो जो किसान गाय पालता है, गाय का गोबर पिछले 6 महीने से एक जगह ढेर लगा है, वो सड़ा क्यों नहीं। यानी कि वो जीवाणु किसी पदार्थ को सड़ाने में सहायक नहीं है। और जहां से बरगद की मिट्टी लाए थे, भगवान जाने वहां जीवाणु थे कि नहीं थे। ठीक है ना। तो मैंने सिंपल बताया कि आप ये जीवामृत ले जाएंगे हमसे 2 लीटर, और चूंकि अभी तो आप रबी की फसल बो दिए हो, अब ये अगले सीजन में काम आएगा। तो फिर बता दूं, अगले सीजन में चूंकि मैंने बोला कि अगर कोई 200 लीटर बनाता है, उसने 28 किलो चीनी या गुड़ डाल दिया, उसका 2 महीने में रेडी हो जाएगा। फिर क्या करेगा वो। अब इस ड्रम में इतने माइक्रोब्स हो गए कि अब इसमें और गुंजाइश नहीं है बढ़ने की। अब अगर हम इसको फिर भोजन देते हैं, भोजन भी इसका 60 खत्म हो चुका, अगर इसमें भोजन ज्यादा देते हैं तो ये गाढ़ापन बहुत ज्यादा आ जाएगा, फिर भी जीवाणुओं को सरवाइव करने में दिक्कत होगी। तो एक इसका प्लान है कि मुझे कब बनाना है, बोले 6 महीने बाद यूज करना है। तो मैंने जो 14 किलो 18 किलो 28 किलो चीनी बताई ना, उसको आप धीरे धीरे डालेंगे। यानी हमको 2 महीने में नहीं बनाना, हमको बनाना है 6 महीने में। तो मैं क्या करूंगा कि जो मैंने कहा कि 2 महीने में मुझे 28 किलो चीनी देनी है या गुड़ देना है एक ड्रम में, तो मैं क्या करूंगा, नहीं दूंगा इतना। 2 महीने तक मैं इसको मात्र जो है 8 किलो चीनी दूंगा, फिर 2 महीने के बाद फिर इसमें 10 किलो चीनी दूंगा, फिर जब अगला 2 महीना होगा तो जो शेष चीनी है फिर दे दूंगा। तो मेरा रेडी, यहाँ सफोकेशन भी नहीं हुआ, बैक्टीरिया मेरा सुरक्षित निरंतर अपना संवर्धन करता रहा। ज्यादा चीनी देने पर जल्दी संवर्धन हो जाएगा, फिर इसको दिक्कत होगी। लेकिन चलिए, अगर किसी किसान ने जल्दी बना लिया और फिर इसको सुरक्षित रखना, तो क्या करेगा, इसमें से 40% फैला देगा जमीन में और 40% नया पानी भर देगा, फिर थोड़ा सा भोजन दे देगा। तो सफोकेशन नहीं होगा माइक्रोब्स को, और ये चलता रहेगा। बीच बीच में आप हमसे पूछते भी रह सकते हैं, सीखते भी रह सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इसके लाभ क्या हैं मैंने बताया कि डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर, जाइम सबकी काम खत्म। दूसरा, कोई भी फसल बो रहे थे, जैसे पल्सेज में दलहनी फसलों में विल्ट लगता है, अब आपकी खेत में विल्ट नहीं लगेगा। जो किसान सब्जी बोते थे और हर सप्ताह दवा लेके छिड़कते रहते हैं, अभी उनको दवा छिड़कने की जरूरत। यानी कि
मिट्टी से जन्म लेने वाली जितने प्रकार के रोग थे, बीमारियां थी, वो सब खत्म। आपका फंजीसाइड पूरा बच गया, फर्टिलाइजर यूरिया छोड़ करके सब कुछ बच गया, उत्पादन आपका नहीं गिरा। इससे अच्छी कोई प्राकृतिक खेती का तरीका हो सकता है? हमने आपको बाजार भेजा क्या? बाजार आप नहीं गए, 2 लीटर यहां से फ्री लेके गए, बस खर्चा कितना आया? 5 एकड़ का किसान था तो उसको 14 किलो गुड़ या चीनी या आटे का खर्चा आया। 10 एकड़ का किसान था तो उसको 28 किलो चीनी गुड़ या आटे का खर्चा आया। और 10 एकड़ का किसान अगले साल अगर गेहूं बोएगा तो 10 बोरी डीएपी तलाशेगा, जो 15,000 की मिलेगी। मात्र 28 किलो गुड़ से और 2 लीटर हमारे जामन से डीएपी का काम, पैदावारी बिल्कुल नहीं घटेगी, कुछ खेतों में बढ़ जाएगी। बस इस सिस्टम को समझ लेना। ऐसा कोई किसान ना करे कि थोड़ी सी लापरवाही हुई और ये बैक्टीरिया मर गया। अब मरा हुआ बैक्टीरिया, जिसमें अब कोई जिंदा बैक्टीरिया है नहीं, वो खेत में डाल रहा है, फिर कह रहा बाबूजी आपने तो कहा था कि कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी तो फसल में वो रिस्पांस नहीं मिला जो आपने बताया था। यहां इस जीवामृत को ठीक से समझने की जरूरत है कि जीवामृत का हकीकत का विज्ञान क्या है। हमें उम्मीद है आपको, कुछ कहानी तो है नहीं लंबी इसमें। हमसे 2 लीटर ले जाएंगे, आप अपने घर में 200 लीटर के ड्रम में डाल देंगे। जितनी जमीन होगी, मैंने कहा 1 एकड़ पर 20 लीटर, 10 लीटर फालतू। 10 लीटर फालतू इसलिए क्योंकि अगले साल आपको हमसे फिर ना मांगना पड़े, आपके पास जामन हमेशा रेडी रहे। 5 एकड़ का किसान है तो 110 लीटर, और 9 एकड़ का किसान है तो 200 लीटर, और 20 एकड़ का किसान है तो 400 लीटर। ठीक है ना? इतना बनाना है। बनाना 200 लीटर के ड्रम में है। और कई लोग बनाते हैं फिर हमको फोटो भेजते हैं। तो अगर देखिए आप इस तरीके का आप मग्गा लीजिए, ऐसे डालिए, अगर इस तरीके का संतरे के जूस की तरह का कलर आ चुका है तो हमको फोटो भेजने की जरूरत, आपका बन चुका है। हमसे कोई आप पूछताछ मत करिए, हमसे वहां पूछताछ करिए जहां आप अटक रहे हो। ठीक है ना? मैंने बोला बुआई के जितना दिन पहले हो सकता हो। जैसे अभी तो मैंने बोला बारिश के सीजन में आप इसको डाल ही देना, और बारिश के सीजन में अगर डाल दिया है, सुनना बात को, तो आप बारिश में, बारिश की नमी मान लो 15 अक्टूबर तक नमी बनी रही, और 15 अक्टूबर को आपको चना बोना था, तो चने में मत डालिए, वही बैक्टीरिया काम करेगा। लेकिन अगर बारिश की नमी सूख गई है, ऊपर 6 इंच की मिट्टी ड्राई हो चुकी है, नवंबर में 15-20 नवंबर को गेहूं बोना है, ऊपर की जमीन ड्राई हो चुकी है, तो आपको गेहूं में फिर जब पलेवा करेंगे तो पलेवा में 20 लीटर ये डाल देंगे। खेत में पानी भरा है तो लिक्विड के रूप में डाल देंगे, और खेत में पानी नहीं है, नमी है, जो ओट है, तो इस 20 लीटर को 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे और यूरिया की तरह छिड़केंगे और पीछे से जुताई कर देंगे, फिर गेहूं बो देंगे। मतलब फसल की बुआई या रोपाई के पहले ही इसको डाल देना है। अगर कोई 15 दिन पहले डाल सकता है तो 15 दिन पहले डाल देगा। मैंने बोला जब ये जमीन में जितना अर्ली जाएगा उतना ही ये भोजन बनाएगा। सिद्धांत बिल्कुल क्लियर कट कहानी है। जैसे हम दही जमाते हैं, आपके यहाँ सुबह 5 बजे मेहमान आने वाले हैं, और मेहमान 5 बजे पराठा और दही खा के जाने वाले हैं, तो दूध जब जमाएंगे तो कब जमाएंगे? रोजाना आप 6 बजे दूध जमाते हो, दही जमाते हो, और वो 8 बजे दही जमता है। लेकिन हमें दही जल्दी बनाना है, 5 बजे ही हमको दही की जरूरत है, तो क्या करेंगे? 1 घंटे के अंदर। तो 3 घंटे पहले रोजाना हम 6 बजे दही जमाते थे, आज हम क्या करेंगे? 3 बजे दही जमा देंगे। या दूसरा काम क्या करेंगे? हम जामन ज्यादा लगा देंगे, 6 बजे ही जमाएंगे, और 1 चम्मच जामन लगाते थे तो 1.25 चम्मच जामन लगा देंगे।
इतना तो हमारे गांव की घर की महिलाएं जानती है ना। महिलाएं इतना जानती हैं, अगर कढ़ी बनाना है तो जामन ज़्यादा लगाना है, अगर पराठे के साथ दही खाना है तो जामन। उन्हें पता है कि खट्टा बनाना है कि खट्टा नहीं बनाना है। तो सेम विज्ञान वैसे ये भी है। हम आपको समझा रहे हैं, जिस दिन आपके घर वाली समझ जाएगी ना तो आपसे अच्छा ज़्यादा जान जाएगी। उसका विज्ञान बिल्कुल तगड़ा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? 1 मिनट में सही जवाब देंगे। नमस्कार।